हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन, जिसका लास्ट टॉपिक है वर्धन वंश, जो कि है फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक। वर्धन वंश के बारे में जानते हैं। गुप्त वंश के पतन के पश्चात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पृष्ठभूमि नामक शासक ने वर्धन या वर्धन वंश की स्थापना की थी। वर्धन या वर्धन वंश को पुष्पभूति वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश का सबसे महान और रव्यवती प्राप्त राजा हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ये हर्षवर्धन की उपाधि मिली हुई है, मतलब ये है कि शीलादित्य इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता, इनको इस चीज़ की उपाधि मिली हुई है। हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शासक था, जिसने अपने राज्य पूरे उत्तर भारत में फैलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज को एक कर अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य पूर्व में कामरूप असम स्थित एक प्राचीन राज्य से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र गुजरात का एक क्षेत्र तथा उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की पहचान महादान शाखा के अनुयायी थे, अतः उसने जनहितकारी और लोगों की उन्नति हेतु कई कार्य किया। हर्षवर्धन ने प्रयाग उत्तर प्रदेश में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं लगभग हर 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में ही आयोजित करता था। इसका मतलब ये कि अपनी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी या जो आयोजित करने थे आयोजन, उन्हें वो 5 वर्ष में किया, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, जिसकी समयावधि 75 दिन की हुआ करती थी। ऐसा भी जनश्रुति है कि हर्षवर्धन अपनी संपूर्ण संपत्ति इस परिषद में दान कर दिया था, इसलिए हर्षवर्धन के दान के गुण के कारण ही उसे हातिम कहा जाता था। हर्षवर्धन एवं विद्वान व्यक्ति था। उसने प्रियदर्शिका, नागानंदित तथा रत्नावली नामक 3 संस्कृत नाट्य ग्रंथों की रचना की थी। इम्पॉर्टेंट है, इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट, मयूर दिवाकर, हरिदत्त एवं जयसेन जैसे विद्वान विराजित थे। राजकवि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र या हरिश्चरित्रम की रचना की थी, जिसमें हर्षवर्धन काल की जानकारी निहित है। इसके अलावा बाणभट्ट ने संस्कृत साहित्य के महान उपन्यास कादम्बरी की रचना की थी। मेन पॉइंट आपको सारे याद करने हैं। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग भारत की यात्रा पर आया था। सीयू की नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाओं का परिचय मिलता था। हेनसोंग को यात्रियों के राजकुमार, नीति का पंडित और सांख्य मुनि आदि नामों से भी जाना जाता था। हेनसोंग के सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज सभा का आयोजन किया था। चीनी यात्री हेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। हर्षवर्धन काल में नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरमोत्कर्ष पर था। साथ ही हेनसोंग की भारत यात्रा के समय, या यूँ कहे जाए कि हर्षवर्धन के समय, मथुरा नगर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर माना जाता था। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। मथुरा जो कि नगर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था उस टाइम पर। हर्षवर्धन के राजा में किसानों द्वारा भूमि राजस्व स्वरूप कुल उपज छठा हिस्सा राजा को देना होता था। भूमि देने की सामंती प्रथा की शुरुआत भी हर्षवर्धन द्वारा की गई है। इस टॉपिक का लास्ट चीज़ यही है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया और हर्षवर्धन अंतिम हिंदू शासक के रूप में माना गया। साथ ही हर्षवर्धन को अंतिम बौद्ध शासक और संस्कृत के महान विद्वान व लेखक के रूप में भी जाना जाता है। हर्षवर्धन के पश्चात कोई भी हिंदू शासक इतिहास के पन्नों में अपनी छाप नहीं छोड़ सका। मतलब कि यही है, हर्षवर्धन का हर पॉइंट यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया गया है। मैंने कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं भरी है। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।